Hello guys, a very warm welcome to this video. Let's begin today's class. तो आज का मोटिवेशन थॉट है देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। कहने का मतलब क्या है, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको जल्दी से वहाँ पहुँचा देगी। वो आपकी मेहनत ही है जो आपको उस सक्सेस पॉइंट पे पहुंचा सकती है। तो बड़ी ध्यान से सुनना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग थॉट है। तो इसी के साथ अपनी पहली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, ये न्यूज़पेपर में आया था आज के और काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। ये हुआ क्या है, इस बिल को लोकसभा ने पास कर दिया है। अब इस बिल की बात करें तो ये है क्या। नेशनल कैपिटल जो दिल्ली है उसको अमेंड करने के लिए जो उसके नियम बने थे, उसमें जो जो सुधार होंगे, जो जो नए नियम बनेंगे, ऐसा एक बिल आया था 1991 में। और वो बिल लाया गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 69 संविधान संशोधन अधिनियम, जो 1991 में आया था। तो ध्यान रखना, दिल्ली से जुड़ा एक्ट है ये। इस एक्ट में क्या बोला गया था, इसमें ये बोला गया था कि पब्लिक ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड लॉज, इन 3 इश्यूज़ को छोड़कर जितने भी इश्यूज़ हैं वो दिल्ली के सीएम खुद संभालेंगे। और ये जो 3 मैंने बताए ये सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। ऐसा पहले होता था। तो अब बात करें अब क्या हुआ है। अब क्या कर दिया है इस बिल के द्वारा, इस बिल के द्वारा जो आपके उपराज्यपाल हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनकी जो पावर है वो दिल्ली के सीएम से ज़्यादा कर दी गई है। इससे क्या होगा, अब जब भी सीएम केजरीवाल को कोई भी नियम बनाना पड़ेगा तो उनको पहले एडवाइस लेनी पड़ेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल से। और वो एडवाइस को माने या ना माने ये कंपलसरी नहीं है, अब उन पे डिपेंड करेगा। तो ज़्यादा शक्तिशाली वो हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो दिल्ली के कौन है इस समय, अनिल बैजल, और सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। इस बिल के द्वारा जिस आर्टिकल में चेंज आएगा वो आर्टिकल है 239 ए। तो ध्यान रखना, 2 बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। एक तो 69 संशोधन और एक आपका अनुच्छेद नंबर 239। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार की हालत हो जाएगी अगर दिल्ली में ये बिल पास, अगर क्या ये हो ही चुका है, बस राष्ट्रपति का असेंट इसमें बाकी है, उसके बाद ये नियम आपका लागू हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन, ये किस देश में चलाई गई। तो ये चलाई गई है ताइवान में। ताइवान के प्रेसिडेंट कौन है, साई इंगवेन। नेक्स्ट हम बात करें ये है क्या। ताइवान में पाइनएप्पल प्रोडक्शन बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है और वो प्रोडक्शन का जो मोस्टली हिस्सा है वो चाइना के अंदर इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन इस बार चाइना ने ताइवान से आने वाले पाइनएप्पल्स को रिफ्यूज़ कर दिया है। और रिफ्यूज़ का कारण बताते हुए उन्होंने कहा है कि पाइनएप्पल जो पिछली बार मंगाए गए थे ताइवान से, उसमें कीट लगे हुए थे, यानी पेस्ट लगा हुआ था। तो चाइना क्या बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और यांगजे रिवर, यहाँ की जो नदी है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। चाइना में बहने वाली एक और नदी है हुआंगहू रिवर, जिसको चाइना का दुख कहते हैं क्योंकि इसके कारण वहाँ पर बाढ़ आती है। नेक्स्ट हम बात करें ताइवान जो है वो कौन से आइलैंड पे है, तो ताइवान फॉर्मोसा आइलैंड पर मौजूद है। ताइवान की जो कैपिटल है वो है ताइपी। और ताइवान के ऊपर जो कब्जा कर रखा है वो चाइना ने अपना कर रखा है। और चाइना ने जैसे तिब्बत पर अपना हक जमा रखा है, ऐसे ही वो ताइवान पे भी जमाता है। और इसके पीछे उसकी जो पॉलिसी है वो कौन सी है, वन चाइना पॉलिसी। तो ध्यान रखिएगा, वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान में एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है चाइना। ये देखिए पाइनएप्पल के ऊपर जो उनकी खेती की जाती है ताइवान में। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो इन विच कंट्री इज़ जावा एंड सुमात्रा आइलैंड मौजूद। जावा और सुमात्रा द्वीप कौन से कंट्री के अंदर मौजूद हैं, तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि इनमें से लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है जापान का, तो हुंसू। हुंसू जो है वो आपका लार्जेस्ट आइलैंड है जापान का। थर्ड क्वेश्चन है आपका लार्जेस्ट आर्कीपेलेजिकल कंट्री इन द वर्ल्ड। आर्कीपेलेजिकल होता है छोटे छोटे द्वीपों के समूह जो होते हैं, उसकी बात करें तो ऐसी कंट्री कौन सी है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट हम बात करें इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है मेडागास्कर। और अगर आपसे क्वेश्चन आए कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो वो है आपका ग्रीनलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पाबी एंटीरियर 2021 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज क्या की गई भाई, पैबी एंटीरियर एक्सरसाइज SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट की गई है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। इसका गठन 2001 में हुआ था और भारत को इसको 2017 में मिलाया गया था। तो कुल मेंबर इसमें 8 हैं परमानेंट और 4 इसमें ऑब्जर्वर हैं।
एससीओ की बात करें तो इसका एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रैट्स, RATS, चूहे बिल्ली वाला रैट्स नहीं, ये अलग है। इसका नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था किस लिए कि टेररिज्म जो एशिया में बढ़ रहा है उसको कैसे समाप्त किया जाए। इसकी जो 36वीं मीटिंग थी वो ताशकंद में हुई थी। ताशकंद कहाँ है? ये कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए ताशकंद के अंदर एक एक्सरसाइज परफॉर्म की जाएगी, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें 3 बड़े देश शामिल होंगे, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया। ये कब होगी? सितंबर 2021 ताशकंद में ही होगी, जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये आपके 8 कंट्रीज़ हैं जो एससीओ के अंदर आती हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, तजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और मंगोलिया। इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधी पीस प्राइज़। तो गांधी पीस प्राइज़ 1995 से दिया जाता है। किस लिए स्टार्ट किया गया था? 1995 में 125th बर्थ एनिवर्सरी थी गांधी जी की। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दिया जाता है। इसको पाने वाले सबसे पहले शख्स कौन से थे? जूलियस न्यायर। 2020 जो हाल फिलहाल में दिया गया है वो किसे दिया गया है? शेख मुजुमदार रहमान। ये कौन है? बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। इनको फादर, ये जो है आपकी वर्तमान में जो पीएम हैं शेख हसीना, उनके ये पिता थे और इनकी जो पार्टी है उसका नाम है स्वामी लीग। नेक्स्ट हम बात करें तो 26 मार्च को पीएम मोदी बांग्लादेश को विजिट करेंगे उनके 50वें स्वतंत्र दिवस के ऊपर। और इस गांधी पीस प्राइज़ की बात की जाए तो 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। और इनको जो आपको इस बार मिल रहा है शेख मुजुमदार रहमान को, इनको बंग बंधु भी कहते हैं और फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। तो इससे जुड़े क्वेश्चन हैं गांधी जी से जुड़े, देखिए इनका आंसर और क्वेश्चन क्या है। कौन सा प्लेस है जहाँ पर गांधी जी को अरेस्ट किया गया था पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान? तो ये था अहमदाबाद। दूसरा क्वेश्चन है 1930 मार्च में कौन सी तारीख थी जब दांडी मार्च को शुरू किया था गांधी जी ने? तो 22 मार्च। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में कराची में। हु किल्ड गांधी जी? गांधी जी को किसने मारा था? नाथूराम गोडसे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर्स। तो आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर्स क्या हैं? इंडिया जो है वो अचीव करना चाहता है गोल कि वो इस तरह के हेल्थ सेंटर 70,000 की संख्या में 31 मार्च 2021 तक स्थापित कर चुकेगा। ये उसका एम है। स्कीम की बात करें तो ये किसके अंदर बनाए जाते हैं? ये आयुष्मान भारत की स्कीम के अंदर बनाए जाते हैं। ये स्कीम 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। और इस स्कीम का, आयुष्मान भारत स्कीम का दूसरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम के अंदर पर फैमिली को पर एनम 5 लाख रुपए इंश्योरेंस के रूप में मिलेंगे जो इसके अंतर्गत आती हैं। भारतीय सरकार का मानना है कि इस स्कीम के तहत 41 करोड़ 35 लाख बेनिफिशरीज का फ़ायदा उठाने वाले लोग शामिल हैं, जिनमें 54% यहाँ पर महिलाओं को रखा गया है। इसी स्कीम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में एक कार्ड भी चलाया गया था जिसे गोल्डन कार्ड कहा जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है आयुष्मान भारत। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्थापना 1976 में हुई थी। और इसके जो इस अभी मौजूदा मिनिस्टर हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो गावी के भी हेड बनाए हैं, मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है। पीएम ग्रामीण आवास योजना इससे मिलती जुलती है, जो गरीबों के लिए चली थी। ये 1985 में चली थी। इसमें घरों के निर्माण की बात की गई थी। और मिड डे मील योजना जो आप सभी जानते ही होंगे, आपकी किताब एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आप सभी ने, 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी। इसमें भोजन और शिक्षा का दोनों का प्रबंध कराया जाता है। और ये जो मिड डे मील योजना है ये 2 मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आती है, एक तो एजुकेशन और दूसरा आपका हेल्थ मिनिस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं केन बेटवा लिंक को मंजूरी मिल गई है। इस केन और बेटवा रिवर को जोड़ने की बात जो की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू के समय पर की गई थी। अब जाकर इसको मंजूरी मिली है। तो ये यूपी और एमपी के द्वारा इसको आज के दिन साइन कर दिया गया है। केन मध्य प्रदेश से ओरिजिन लेती है और बेटवा जो है वो उत्तर प्रदेश से आती है। इन दोनों को मिलाया जाएगा पन्ना नेशनल पार्क के पास, जो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के पास पड़ता है, अंदर मौजूद है। प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। जल शक्ति मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और 22 मार्च को इसको मंजूरी मिल चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक स्कीम थी इंतज़ार आपका स्कीम कैंपेन, जिसमें आप टूरिज़्म को
प्रभावित करने के लिए स्टार्ट की गई थी। और यहाँ पर ग्वालियर और ओरछा 2 ऐसे शहर हैं जिन्हें हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है। काओ कैबिनेट की बात की जाए भारत में कहाँ पर है, तो वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अंदर 2 बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस स्थल हैं, जैसे सांची का स्तूप जो रायसेन में है और खजुराहो टेम्पल भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं एमपी से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश एरिया वाइज बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जिस राज्य में है वो आपका मध्य प्रदेश है और इसमें 11 नेशनल पार्क मौजूद हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार डे। बिहार डे मनाया गया था 22 मार्च को और ये 2010 से मनाया जा रहा है। बिहार का जो फॉर्मेशन है वो 1912 में हुआ था। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो बिहार नंबर 1 पर आता है और जनसंख्या की बात की जाए तो तीसरे सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार की है, पहली यूपी की है। और साक्षरता की बात की जाए तो बिहार की रैंक सबसे आखिरी में आती है। ये 2011 के जनसंख्या जनगणना यानी सेंसस की बात की जा रही है। बिहार की बाउंड्रीज किन राज्यों से लगती हैं, तो यूपी, बंगाल और झारखंड से लगती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री उसकी नेपाल से लगती है। झारखंड बिहार से ही निकला था 2000 के अंदर। बिहार में बात करें तो कोलीवियर डैम है सोन नदी पर, कोशी रिवर है, उसको बिहार का दुख कहा जाता है। और यहाँ पर एक मंदिर है महाबोधि टेम्पल, जहाँ पर बोध गया के अंदर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उन्हीं के नाम से महाबोधि टेम्पल है। यहाँ पर एक डांस है जाट जाटनी डांस। यहाँ पर एक पूजा होती है छठ पूजा है। बिहार की बात करें तो विधानसभा सीटें हैं 243 243 और यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं आपकी 40 और राज्यसभा सीटें हैं आपकी 16। गवर्नर जो हैं, जो भारत बंगाल बना था, जब आपका बंगाल से निकलकर जो बिहार का आपका निर्माण हुआ था, उसके गवर्नर कौन थे उस समय, थॉमस गिब्सन। 1912 की बात करें। हर घर जल ये जो योजना है ये बिहार से शुरू की गई थी। ध्यान रखना, हर घर जल योजना कौन से राज्य से शुरू हुई थी, बिहार से शुरू हुई थी। इंडिया के अंदर जो पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी थी वो भी आपके भागलपुर बिहार से ही बनाई गई है। और ग्राम उज्ज्वला योजना स्कीम, इसके तहत एलईडी बल्ब दिए जाएंगे मात्र 10 रुपये के अंदर। ये हाल फिलहाल के दिनों में ही शुरू हुई है, तो ध्यान रखिएगा। ग्राम उजाला योजना कहाँ से स्टार्ट हुई है, बिहार से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश को। उसका पहला स्वयं निर्मित नॉलेज सिस्टम स्कूल मिल गया है। होता क्या है, अरुणाचल प्रदेश का जो कल्चर है वो पिछड़ता जा रहा है, तो अपने कल्चर को बचाने के लिए वहाँ के स्कूलों में पूर्ण रूप से उन्हीं के कल्चर की बातें बताई जाएंगी और ऐसा स्कूल वहाँ पर पहला बन चुका है। और ये सब इनॉग्रेट किया था वहाँ के सीएम पेमा खांडू ने। और ये कौन से विलेज में हुआ है, सैपा विलेज के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर इसकी कैपिटल है। ये लैंड ऑफ सनशाइन कहलाता है। इसको ऑर्चिड स्टेट कहते हैं। ऑर्चिड क्या होते हैं, एक प्रकार के फूल होते हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में उगते हैं, इसलिए इसको ऑर्चिड स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ के फेस्टिवल हैं लोसार फेस्टिवल, मोपिन फेस्टिवल। यहाँ पे 2 जनजातियाँ रहती हैं, ट्राइब्स रहती हैं, कबीले हैं, नएसी और अपाटामी। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपकी इंग्लिश। अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट। फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट महाराष्ट्र के किसानों ने शुरू की है। कोरोना के चलते वहाँ पर केक को अनहेल्दी मान के हुए उन्होंने बोला है कि जो नेचुरल केक बनाया जाएगा वो इम्यून सिस्टम को सुधारेगा, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट फ्रूट्स को काट कर केक बनाया है महाराष्ट्र फार्मर्स ने। तो महाराष्ट्र की बात हुई है तो प्रोजेक्ट प्लेटिना भी महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में गुजरात अलग हुए थे किससे, महाराष्ट्र से, और इसको मराठी लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पर 2 फेमस नदियाँ कौन सी हैं, नर्मदा और गोदावरी हैं। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो पुणे में है, महाराष्ट्र के अंदर ही। और यहाँ पर बाला साहब ठाकरे जू बना है, कहाँ पर, नागपुर के अंदर। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड सबकी बार दिए गए हैं। कहाँ आयोजित हुआ था, दिल्ली में। बेस्ट फिल्म चुनी गई है छिछोरे। और जो फ्रेंडली स्टेट घोषित किया है बॉलीवुड की तरफ से वो सिक्किम को घोषित किया गया है। और बेस्ट एक्टर माना गया है मनोज वाजपेयी और धनुष को। धनुष वो एक्टर हैं जिनको साउथ इंडिया का दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था। और इस बार जो बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं वो हैं कंगना रनावत।
सौरभ चौधरी को गोल्ड मेडल मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर। ये हुआ क्या था आपका इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप जो चल रहा है नई दिल्ली में, उसके अंदर उन्होंने ईरान को हराकर ये जीता है। आईएसएसएफ की बात करें शूटिंग फेडरेशन की, तो इसके हेडक्वार्टर मुनीच में है जो जर्मनी के अंदर है। और 2021 का जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है यूएई के अल एम में, वहाँ पर सिंह राज ने गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा, पैरा ओलंपिक के शूटिंग में जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं सिंह राज, और इन्होंने ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई कर लिया है। तो पैरा ओलंपिक कमेटी की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बोन में है और इसका गठन 1989 में हुआ है। और इंडिया के पैरा ओलंपिक कमेटी की बात की जाए तो 1992 में बनी थी और इसको बनाया था एम महादेव ने। और प्रेसिडेंट जो बात करें फिलहाल वो कौन है इसके, दीपा मलिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। पैरा ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस समय कौन हैं, दीपा मलिक, जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ यहीं पे समाप्त होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी, तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम कल तक के लिए आपको टाटा बाय बाय।